हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2। इसके 2 पार्ट्स पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके वो देखिए, आपको तब और अच्छे से समझ आएगा। पिछले पार्ट्स में हमने किए थे जो भारतीय कृषि की अवस्था थी उसकी में जो भूमि सुधार हुए थे और जो सामान्य सुधार हुए थे उसके बारे में हमने लास्ट पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। अब उसका थर्ड रह गया था तकनीकी सुधार जो हुए थे कृषि के सेक्टर में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तकनीक में सुधार में सबसे पहले हुआ था इसमें हरित क्रांति की गई थी। हरित क्रांति वैसे आपने सुना होगा बहुत बार, मगर अब इसमें इसको पूरा अच्छे से टॉपिक आएगा, अच्छे से इसको कवर करना है इस चैप्टर में। देखिए हरित क्रांति क्या है। इससे अभिप्राय कृषि के क्षेत्र में एकदम बहुत अधिक उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने से है, जिसकी वजह अधिक से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग था, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज कहा गया। देखिए जो हमारी इकनॉमी थी, हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीन हो चुकी थी बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें एक एक सेक्टर में रिफॉर्म्स कुछ सुधार किए गए थे। तो जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसमें 3 तरीके के सुधार हुए थे। पहला भूमि सुधार, भूमि के सुधार के अंदर भी बहुत सारे सुधार हुए थे। सेकंड हुआ था हमारा वो सामान्य सुधार हुए थे, और थर्ड था तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में हरित क्रांति की गई थी। हरित क्रांति में क्या किया गया था कि फसल की जो उत्पादन था उसको बढ़ाया गया था। और ये किसकी मदद से बढ़ाया गया था? ये अच्छी क्वालिटी के जो बीज थे उनका उपयोग करके जो फसल थी उसकी मात्रा को बढ़ाया गया था। और इन्हीं बीजों को हिंदी में अगर इसका नाम दें तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज कहा जाता है, नहीं तो इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो इसको HYV सीड्स कहा जाता है। यही हमारी हरित क्रांति थी। अब देखिए आगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लगभग 72% जनसंख्या कृषि क्षेत्र से संबंधित थी, लेकिन उत्पादकता का स्तर बहुत ही कम था। कृषि की घटती उत्पादकता को रोकने के लिए लगातार कुछ कदम उठाए गए, जिसका नाम हरित क्रांति से जोड़ा गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हो गया था, भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 72% जो लोग थे वो कृषि क्षेत्र से ही संबंधित थे, लेकिन उत्पादकता का जो स्तर था, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा था वो फिर भी बहुत कम था। तो उसी उत्पादकता के स्तर को जो धीरे धीरे घट रहा था उसी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए, और उन्हीं कदमों को नाम दिया गया हरित क्रांति का। और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो देखिए। सबसे पहले अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। आपको मैंने बताया HYV सीड्स जो थे, जिनको उच्च गुणवत्ता वाले बीज कहा जाता है, उनका उपयोग किया गया। सेकंड, रासायनिक खादों का उपयोग किया गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारी भूमि होती है, जो खेत की ज़मीन होती है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाली जाती है, मगर जो खाद होती है वो थोड़ा धीरे काम करती है। तो उसकी जगह क्या किया गया, जो रासायनिक खाद जैसे कि उर्वरक हो गई, जो खाद होती है वो भैंस के गोबर से, अगर आपने गाँव वगैरह से होंगे या आपने कहीं सुना होगा, तो खाद जो होती है वो गोबर से बनाई जाती है और वो एक प्राकृतिक संसाधन होती है। और वहीं पे जो उर्वरक होती है वो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, मगर वो खेत में जल्दी से जल्दी खेत की जो ज़मीन होती है उसको उर्वरक बना देती है। तो खाद की जगह ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। फल संरक्षण के लिए कीटनाशक का उपयोग, कि क्या होता था, कीटनाशक क्या होते हैं, देखिए जैसे कि हमारा खेत है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कभी कभी कि हमारी जो फसल है उसमें कीड़े लगने चालू हो जाते हैं। तो ताकि वो कीड़े ना लगें तो उसके लिए क्या किया जाता था, कीटनाशक, कुछ पेस्टिसाइड्स आते हैं, ठीक है, उनका उपयोग किया जाने लगा, ताकि जो अगर वो कीड़े अगर हो भी जाए कभी तो वो क्या करे, पेस्टिसाइड छिड़क कर उसे समाप्त कर दे, जिससे हमारी जो फसल है उसको कोई नुकसान ना हो। और इसकी दूसरी बात ये कि वो जो कीटनाशक होते हैं उसका जो असर होता है वो सिर्फ कीटों पर ही पड़ता है, फसल पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है इसका वैज्ञानिक खेती प्रबंध व्यवहार। वैज्ञानिक खेती जो होती है उसका मतलब ये होता है कि
जो भी हमारी खेती करने का तरीका है, ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें, नए नए तरीके देख पाएँ, ताकि हम अपना उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा पाएँ वैज्ञानिकों की सहायता से। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, खेती के यंत्रीकृत साधन। खेती के यंत्रीकृत साधन का मतलब ये है कि बुआई से लेके कटाई तक के जो भी साधन इस्तेमाल किए जाएंगे वो यंत्र होंगे। ठीक है, यानी खेती में यंत्रों का भी अधिक से अधिक उपयोग करना, ताकि जो मैनमेड पावर है, ठीक है, जो इंसान का अपना खुद का श्रम है वो थोड़ा सा कम हो जाए और काम भी जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई काम हम अकेले खुद से करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और साथ में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। वहीं पे अगर वो काम एक मशीन करेगी तो वो एक इंसान की कैपेसिटी में ज़्यादा काम कर पाएगी और साथ में वो जल्दी भी काम देगी हमें। तो इसीलिए यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया, उसको यंत्रीकृत खेती कहा गया। तो ये थी हमारी जो हरित क्रांति थी, उसमें क्या क्या कदम उठाए गए थे और हरित क्रांति क्या थी ये भी हमने समझा। अब देखते हैं कि जो हरित क्रांति है इसके क्या क्या सीमाएं थी, यानी क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर हरित क्रांति लैग कर गई, यानी कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाई, या उसमें क्या और सुधार किया जा सकता था जिससे हम और अच्छे से उत्पादकता को बढ़ा सकते थे, उत्पादन को बढ़ा सकते थे। सॉरी, देखिए फर्स्ट है इसका सीमित फसलें। सीमित फसल, देखिए सीमित फसल से क्या मतलब है कि जो हरित क्रांति हुई उसका जो प्रॉपर प्रभाव अगर देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ कुछ ही फसलों पर हुआ अच्छी तरीके से, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, ये 4-5 तरीके की फसलें थी जिस पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा गया, और जो मेन इसका प्रभाव पड़ा था वो गेहूं की फसल पे पड़ा था। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था इससे, लेकिन जो अन्य फसलें थी उस पर इसका बहुत कम प्रभाव हुआ था। इसी वजह से इसका जो सीमा है उसमें पहला पॉइंट आता है कि सीमित फसलें, कि सीमित ही फसलें ऐसी थी जिस पर इसका बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका असमान लाभ, असमान प्रसार। देखिए इसका मतलब ये है कि जो किसान अमीर होते थे या धनी होते थे वो क्या कर सकते थे, वो नई नई टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें आती थी, यंत्र आते थे, तो वो तो उनका उपयोग आराम से कर लिया करते थे, क्योंकि हरित क्रांति में अलग नए नए उपकरणों का प्रयोग होता है। तो जो धनी लोग थे वो तो उन उपकरणों को खरीद कर हरित क्रांति के द्वारा अपनी पैदावार बढ़ा लिया करते थे, लेकिन जो गरीब किसान हुआ करते थे उनके लिए इसका कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। इसी वजह से असमान लाभ और असमान प्रसार हुआ इसका। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सीमित कृषक आबादी। देखिए सीमित कृषक आबादी क्या होती है। देखिए इसका मतलब ये है कि जो हरित क्रांति थी उसका अगर हम प्रभाव देखेंगे तो वो सिर्फ उन राज्यों पे ज़्यादा अच्छे से पड़ा जहाँ पर सिंचाई के अच्छे से अच्छे स्रोत थे। जैसे आप पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, ठीक है, उस साइड पे सिंचाई के जहाँ अच्छे से स्रोत थे वहाँ पर तो हरित क्रांति सफल रही, मगर जहाँ पर सिंचाई के अच्छे स्रोत नहीं थे वहाँ पर हरित क्रांति इतनी ज़्यादा सफल नहीं हुई। लास्ट पॉइंट है इसका मृदा की उत्पादकता में कमी। देखिए मृदा की उत्पादकता में कमी कैसे हुई, क्योंकि अब इसमें क्या, हरित क्रांति में हम जो कीटनाशक हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उर्वरक का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब केमिकल से बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे आकर के हमारी जो भूमि है उसका उपजाऊपना कम कर देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से धीरे धीरे क्या होने लगा, जो मिट्टी की उत्पादकता थी, ठीक है, मिट्टी में जो उपजाऊपना था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। तो इसी की वजह से मृदा की उत्पादकता में कमी आई। तो इसी के साथ हमारा हरित क्रांति का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र, कि उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या सुधार किए गए और उसकी भी क्या क्या सीमाएं वगैरह रही। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।